गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना देने वाली है। जिन काम को करने के लिए आप घंटों का टाइम बर्बाद कर देते हैं, वो काम मिनटों में होके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला यूज़फुल टिप मेरा यहाँ छलनी को लेके है। मेरे पास यहाँ पर है चाय की छलनी। तो मेरे पास प्लास्टिक वाला चाय का छलनी भी है और इस तरीके से स्टील वाला चाय छलनी भी है। आपके पास जैसा भी छलनी है उस तरीके का छलनी चलेगा। तो मेरे पास जो छलनी है ना, वो छोटा बड़ा तीनों साइज़ का है। इसका हम यूज़ कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम रोटी रखते हैं तो जो लास्ट वाली रोटी होती है ना, अक्सर वो गीली हो जाती है क्योंकि ये पानी की वजह से होती है और रोज़ ही इस तरीके से एक एक रोटी को वेस्ट में डालना अच्छी बात नहीं है। तो हम एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाले हैं जिसके बाद आपकी लास्ट वाली रोटी ना कभी भी गीली नहीं होने वाली है। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं, यानी तवे पे से जब हम गर्मा गर्म रोटी गैस बर्नर पर पकाते हैं और इस रोटी को डायरेक्ट आपको कैसरोल में नहीं रखना है। यही वो गलती होती है जिसकी वजह से हमारी जो पहली रोटी है वो हमेशा गीली ही रहती है। तो इसका हमने करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ही रोटी बन जाए, इस रोटी को आपको इस तरह की जाली पर रखना है, जैसे कि मैंने आपको छलनी बताई। अगर आपके पास इस तरह की छलनी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरे पास माइक्रो ओवन की छलनी है जो एक्स्ट्रा बड़ी हुई है। इसका मैं यूज़ करती हूँ रोटी रखने के लिए। पहले मैं रोटी सारी बना के इस पर रख लेती हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, उसके बाद में इन रोटियों को मैं कैसरोल में रखती हूँ। आपके घर में जिस साइज़ की भी छलनी हो, उस छलनी का आपने यूज़ करना है ताकि इसकी जितनी गर्माहट है वो पहले से निकल जाए, जिसकी वजह से कैसरोल में कभी भी रोटी आपकी ख़राब नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो इस तरह की ग्रीन कारपेट ना हर घर में आजकल यूज़ किए जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसे क्लीन करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक रेशे होते हैं जो अक्सर ना निकल जाया करते हैं। तो इसको क्लीन कैसे करना है वो तरीका मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। यकीन माने, इसे आप एक बार करेंगे ना तो बार बार इसे ही करेंगे और ये कारपेट सालों साल चलने वाला है। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है शैम्पू। कभी भी साबुन का यूज़ नहीं कीजिएगा, स्पेशली कपड़े धोने का साबुन तो बिल्कुल नहीं। अगर आप शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्फ को भी यूज़ कर सकते हैं, पर पहले आपने उसे एक मग्गे में अच्छे से घोल के लिक्विड बना लेना है। पर अगर आप शैम्पू का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक अलग सी शाइन आ जाती है, जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे की वैसी शाइन इस कारपेट में आ जाएगी। अगर आपके घर में भी ग्रीन कारपेट है तो अगली बार इसे शैम्पू से ज़रूर वॉश करके देखिएगा। एक तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, प्लस इसके जितने रेशे हैं वो नहीं निकलते हैं। और इस तरीके कपड़े धोने वाले ब्रश का तो गलती से भी यूज़ नहीं कीजिएगा। ये कारपेट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके रेशे आज तक निकले नहीं हैं, क्योंकि मैं इसे हमेशा शैम्पू से ही क्लीन करती हूँ। तो आपके घर में भी है तो आप ये वाला तरीका अपना के देखिएगा। आपका ग्रीन कारपेट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ग्रीन कारपेट को साफ करने का आपको मेरा ये यूज़फुल टिप अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि उन्हें भी ज़रूर पता होना चाहिए कि वो ग्रीन कारपेट को इस तरीके से भी क्लीन कर सकते हैं। अगला यूज़फुल टिप हर घर में काम आने वाला है। तो हमारे घर में ना बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, तो वो इस तरीके ना कॉपी का यूज़ करते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ पन्ने इसके बच जाते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं और अक्सर हम इसे रद्दी में बेच देते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या घर में इस तरह की बुक कॉपी का यूज़ होता है, तो इसके जो खाली पेजेस है इनको कभी भी कचरे वाले को लाने से पहले ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपने लेना है एक सीज़र और इस तरीके से ना इसमें कट लगाते हुए इस पेपर को निकाल लेना है। चाहते हैं तो आप खींचते हुए भी निकाल सकते हैं, पर इससे क्या होगा, पूरी की पूरी कॉपी जो है ना वो बिखर जाती है। तो मैं यहाँ पर सीज़र का ज़रूर यूज़ करती हूँ ताकि पूरी की पूरी कॉपी बिखरे नहीं। तो इस तरीके से इसके जो ये पेज हैं जो बचे हुए हैं जिनका यूज़ नहीं किया गया है, इन पेजेस को आपको अलग निकाल लेना है। ये वैसे मेरे बच्चे की कॉपी है जिसका वो फ़िलहाल में यूज़ नहीं कर रहा है और करना भी नहीं चाहता है, इसलिए मैंने इसके जो बचे हुए पेज हैं इनको निकाल लिया है। थोड़े बहुत ही बचे थे पर इसमें थे, तो मैंने इन पेजेस को बाहर ले लिया है। पेपर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से सीजर से आपने काटना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक नोट पैड जैसा बन के रेडी हो गया है। तो मार्केट से हम इसे लेकर आते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार ना हम लाना भूल जाते हैं और ग्रोसरी का जो सामान होता है, यानी किचन में हमारे रोज़ ना रोज़ कुछ सामान ख़त्म हो जाता है और अगले टाइम के लिए हमें लिस्ट बनानी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से ना नोट पैड बना के किचन में रख सकते हैं। तो कोई सा भी आप धागा ले लीजिए और इस तरीके से छोटा होल करके आप इसे यहाँ पर नोट लगा लीजिए और इसे आप किचन में एज अ इसे नोट पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ग्रोसरी लिस्ट बनानी हो या बीच बीच में किचन में कुछ सामान खत्म हो जाता है तो उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक
महीने में बनाने वाली लंबी ग्रोसरी लिस्ट को छोटा कर देगा। तो ये छोटा सा ट्रिक ना आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में ना इस तरीके से प्लांट रखे होते हैं। अक्सर इन प्लांट्स की हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि हमें प्लांट्स को रखना पसंद होता है। हर घर में ये रखे जाते हैं, पर अक्सर क्या होता है, जब हम प्लांट्स की मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो अक्सर ना हमारे हाथों में कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं या फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली ये होता है बारिश के सीज़न में। अगर आप गार्डन में जाते हैं या इस तरीके से गंदे पानी में अपने हाथ पैर डाल देते हैं या गलती से किसी तरह का इन्फेक्शन फैल गया है, तो ये जो हमारे फिंगर्स के बीच में जगह होती है ना, यहाँ पर रेडनेस आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी तीखी जलन होती है और हमें नहीं पता होता है कि हम ऐसा क्या यूज़ करें कि इसकी जलन को फिलहाल में ख़त्म कर सके। अगर इसका हम ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ज़्यादा ये होता जाएगा और पूरी तरीके से ना फंगस की तरह ये हमारे पैरों में फैल जाएगा। तो आप यहाँ पर कोलगेट ले सकते हैं और हल्का हल्का सा ना कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें जो हल्की फुल्की जो जलन होती है वो शांत हो जाएगी और फंगस जो बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपने हमेशा जब भी आप गार्डन में जाते हैं या पानी का काम करते हैं, तो पहले तो अपने हाथ और पैरों को अच्छे से ड्राई कीजिए टॉवल से। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये प्रॉब्लम बारिश में अक्सर होती है। तो आपने देखा होगा अक्सर जो किसान लोग होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा खेत में काम करते हैं ना, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। पर आजकल तो बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम हर किसी को ही होने लग गई है। तो मुझे भी कभी कभार हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो 3-4 दिनों तक अगर कंटिन्यू पानी गिरता है ना, तो मेरे हाथों में इस तरीके से रेडनेस आने लग जाती है। तो मैं कोलगेट वाला ट्रिक यूज़ करती हूँ और ये काम करता है, हाथ पैरों की रेडनेस को ख़त्म कर देता है। तो इसे आप 2 से 3 बार अगर करते हैं दिन में, तो आपके ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो बिना डॉक्टर के पास जाए आप घर पे भी इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कोलगेट वाला ये ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आपको भी कभी या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो होती क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मुझे जो हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि गमला ना नीचे गिर गया था, गलती से ही सही पर ये गिर गया था और इसकी जो मिट्टी है उसको मैंने हाथ लगा लिया था, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी, इसलिए मुझे इस तरह की एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको भी कुछ इस तरह की एलर्जीज़ है तो आप है ना इसे डस्टिंग सूप से उठाइए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप इसे टच ना करें। अगर आपके पास किसी तरह का ब्रश नहीं हो तो वेस्ट पड़े हुए ये जो कपड़े धोने के ब्रश है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मिट्टी से दूर रहिए, यानी कि उन चीज़ों से आपको दूर रहना है जिससे आपको इस तरह की बारिश के सीज़न में स्पेशल एलर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी को हाथ नहीं लगाया, हल्का ही हाथ लगाया था, फिर भी मुझे इस तरह की एलर्जी हो गई है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपके काम आएगा। और अगर आपके फैमिली मेम्बर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये कोलगेट वाले ट्रिक आप ज़रूर बताइएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिल जाने वाली है और आपको डॉक्टर को जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा भी आपको बच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। ये टिप आपको ज़रूर जानना चाहिए। हर घर में ना इस तरीके से रबर बैंड का यूज़ किया जाता है। ये रबर बैंड बहुत काम में आता है, स्पेशली हमारे गृहस्थी में। तो इन रबर बैंड्स को जैसे ही हम मार्केट से लेकर आते हैं तो हम इसका केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में चिपक जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, रबर्स अगर आप इसी तरीके से छोड़ देते हैं पॉलीथीन में या ड्रॉ में, इस तरीके से पटक देते हैं, तो इसमें चिपकना आम बात हो जाती है। तो इसको कैसे हम ख़त्म करें, तो पहले तो चेक कीजिएगा, अगर किसी भी तरीके से कोई रबड़ चिपका हुआ है तो उस रबड़ को आपने निकाल देना है। और उसके बाद में इन रबर्स को हमेशा इस तरीके से पॉली बैग में ही रखना है और आपने लेना है टेल्कम पाउडर। कोई सा भी टेल्कम पाउडर चलेगा, कैरम पाउडर भी यहाँ पे चलेगा, और उसको ना आपने रबड़ में मिला देना है। अगर आप इस तरीके से रबड़ को रखते हैं तो रबड़ कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे। ये वाला यूजफुल ट्रिक आजमाया हुआ है और ये रबड़ सालों साल चलेंगे, कभी भी आपको रबड़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये टाइम पे जब हमारे पास नहीं होती है ना, तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं और अक्सर इनके चिपकने की वजह से, एक रबड़ की गलती की वजह से पूरा का पूरा रबड़ का जो पैकेट है ना वो ख़राब हो जाता है। और जब भी आप इसे यूज़ करें, अच्छे से इसको साफ़ कर लें हाथों से रब करते हुए, तो ये आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में ना अक्सर इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर का हम यूज़ करते हैं। आज मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ मूंग के लिए। तो इस तरीके की मूंग को हम अंकुरित करने के लिए या स्प्राउट करने के लिए इस तरह के कंटेनर में डाल देते हैं और इसमें हम पानी डाल के डिब्बे को बंद करके रख देते हैं। इससे जो अंकुरित है वो अनाज हो तो जाता है, पर ये जो तरीका है बिल्कुल ही गलत है। अगर आप भी इस तरीके को अपनाते हैं तो आज से ही इस तरीके को बिल्कुल मत अपनाइएगा। इससे क्या होगा, एक तो अनाज टाइम पे अंकुरित नहीं होता है, दूसरा यहाँ पर जो अनाज अंकुरित होता है वो चिपचिपा होता है।
एक अजीब-सी बैड स्मेल भी इसमें से आती है। तो कभी भी इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर में अगर आपको अनाज अंकुरित करना है, तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। तो आपने लेना है कपड़ा। कपड़ा यहाँ आपको कॉटन का नहीं लेना है, इस तरीके का जो टॉवल वाला कपड़ा होता है ना, ये वाला टॉवल लेना है और इसको इस प्लेट में आप रख दीजिए। नॉर्मल किसी भी प्लेट में आप इसे इस तरीके से रख दीजिए। इसके बाद में आपने जो भी अनाज को अंकुरित करना है, वो आपने इसमें डालना है। पहले आपने टॉवल को गीला करना है। इस कंटेनर में जो मूंग मैंने रखे थे, इसी की पानी का मैं यूज़ करूँगी और टॉवल को मैंने ना कुछ इस तरीके से गीला कर लिया है और यहाँ पर जितना मूंग है वो भी मैंने इस टॉवल में डाल दिया है। अब आपने करना क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी है। इतने पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम पानी ज़्यादा भी रख देते हैं ना, तब भी अंकुरित अनाज टाइम पे नहीं हो पाता है और होता भी है तो वो बदबू भरा होता है। तो इस तरीके से आप टॉवल को उठाइए और इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल देना है। यानी कि हमने सिर्फ टॉवल गीला करना है, इसको बहुत ज़्यादा पानी से नहीं भर के रखना है। यहाँ पर मैं वही वाला प्लास्टिक कंटेनर में आपको ये अंकुरित करके दिखाने वाली हूँ। तो मैंने टॉवल में अनाज को लपेट लिया है और उसके बाद में टॉवल को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ऊपर से ना टॉवल अभी भी थोड़ा-सा मुझे लगा है सूखा है, तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गीला कर दूँगी। बस हमने टॉवल को गीला करना है, ना कि हमने टॉवल को इतना गीला करना है कि इसमें से पानी टपके। इसके बाद में आप इस डिब्बे को बंद कर दीजिए और लगभग 10 घंटे बाद अगर आप चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे अनाज है वो सिंपल तरीके से अंकुरित हो गया है। एक-एक दाना अंकुरित हो जाता है। तो अगली बार आप इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा और मार्केट से कभी भी अंकुरित अनाज ना लाएं। इस तरीके से घर पे आप पैसे बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।